वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी बताइए। नया चैप्टर पढ़े थे, स्टार्ट किए थे कौन सा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में कल पढ़े थे, बराबर है। तो देखो 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हम लोग, 12 फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो कल का रिमेनिंग टॉपिक था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स ब्राइट और डार्क फ्रिंज विड्थ क्रिएट करता है ना। तो देखो दोनों का फॉर्मूला बता दिया था, वाई एन इक्वल टू क्या बताया था जी, बताओ, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, बराबर ना। ये फॉर्मूला था। ये आपका ब्राइट फ्रिंज के लिए, इन ब्राइट फ्रिंज मतलब लाइट जहां पे ज्यादा होगा, इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा होगा, इन ब्राइट फ्रिंज इसको बोलते हैं, फ्रिंज, ठीक है। तो अभी बताओ लैम्डा क्या है तुम्हारा, वेवलेंथ है, कैपिटल डी क्या है, ये सेकेंडरी सोर्स का डिस्टेंस है, नहीं, डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंडरी सोर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। इसका डायग्राम भी बनाता हूँ तो इजी समझेगा फिर। ये आपका S1 है, यहाँ पे स्लिट है, इसको स्लिट बोलते हैं। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो दो स्लिट यूज किया, एक ऊपर एक नीचे। ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ से ये स्क्रीन के ऊपर इसका इमेज फॉर्म करते हैं एट पॉइंट P, ठीक है। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है सेकेंडरी सोर्स और डबल सेकेंडरी सोर्स के बीच को D बोलते हैं, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को स्मॉल d बोलते हैं, ठीक है। तो स्मॉल d क्या है तुम्हारा, सेकेंडरी सोर्स एंड फर्स्ट सेकेंडरी सोर्स, स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, ठीक है। n बता दिया, n नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस है। नेक्स्ट आता है डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस का फॉर्मूला क्या है, डार्क फ्रिंजेस, उसका फॉर्मूला क्या है, yn इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है। ये डार्क फ्रिंजेस के लिए, ठीक है। ये सेकंड फॉर्मूला है। तो थर्ड में क्या है, थर्ड में आपका फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, फ्रिंज विड्थ, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट टर्म आगे वाला माइनस पीछे वाला वैल्यू, तो yn प्लस 1 माइनस yn, ठीक है। इसको W बोलते हैं, W इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, इसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। यहां तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है आपका फेज डिफरेंस। नेक्स्ट है फोर्थ फॉर्मूला, क्या है याद रखना है, फेज डिफरेंस का। फेज डिफरेंस मतलब एंगल के बीच में क्या डिफरेंस होगा, उसको डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। ये गिवन कैसे देते हैं हम लोग, फॉर्मूला इसका है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा L, ठीक है। ये चेंज इन लेंथ है, ये चेंज इन फेज एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव रीचिंग P फ्रॉम S1 एंड S2 इज गिवन बाय, तो ये भी पॉइंट लिख लो, फिफ्थ वाला फॉर्मूला, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई बिटवीन
बिटवीन S1 and S2 is given by, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू वाई डी बाई कैपिटल डी इंटू 2 पाई बाई लैम्डा, ये आपका फेज डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा जी? कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको डेल्टा फाई एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा 2n पाई। ठीक है, n इक्वल टू क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इसका n का वैल्यू हो गया। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसका फॉर्मूला गया डेल्टा फाई एन इज इक्वल टू n माइनस 1/2 इंटू 2 पाई। ठीक है, n इक्वल टू क्या आएगा इसमें? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्टिव और इंटर डार्क फ्रिंज विड्थ बनता है। तो देखो, अगर E1 इक्वल टू है E नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, ये साइन वेव को क्रिएट करता है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसमें अगर मैं फेज डिफरेंस फाई का ले लो तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई। ठीक है, तो इंटेंसिटी, ये इक्वेशन 1 ले लो, ये 2 ले लो, 3 में ले लो। 3 में क्या है? इंसिडेंट इंटेंसिटी, ये हो जाएगा आई नोट इक्वल टू मॉड ऑफ ई नोट का स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी विल बी गिवन बाय, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 1 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 और नीचे वाला 2। ठीक है, तो लिख लो नेक्स्ट 4th पॉइंट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। वो डायग्राम बनाया था ना, वो पी स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंट पी लिखा था उसके बारे में बोल रहे। ठीक है, विल बी गिवन बाय E इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ये आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी देता है। ठीक है, तो इसमें साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर लेना। देखो दक्ष, मैथ कहाँ गए इधर? साइन सी प्लस साइन डी पता था ना, इसको साइन सी ले लेना और इसको साइन डी ले लेना, और ई नोट कॉमन है ना, तो ई नोट बाहर में लिख देता हूँ यहाँ फॉर्मूला। साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ मैथ्स का। ठीक है ना, सी तुम्हारा ओमेगा टी है और डी ओमेगा टी प्लस 5 है, तो ई नोट बाहर ले लिया हूँ, तो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2 कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस 5 डिवाइड बाई 2। इससे ये कैंसल, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई नोट 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2 कॉस ऑफ माइनस 5 बाई 2 ई इक्वल टू। यहाँ तक क्लियर है जी? तो ये अपना हो गया। अभी देखो एक फॉर्मूला बताता हूँ, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कॉस थीटा होता है, तो इसको हम लोग प्लस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा बताओ? क्योंकि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस दोनों में पॉजिटिव होता है, प्लस थीटा होगा फिर भी, माइनस थीटा होगा फिर भी। ठीक है ना, इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ ई इक्वल टू ई नोट 2 ई नोट साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा कॉस ऑफ 5 बाई 2।
ठीक है, ये E इक्वल टू ई नॉट साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5/2 कॉस 5/2। ठीक है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू है ये वाला और ये वाला मिलाकर एम्पलीट्यूड देता है। तो एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू क्या मिलेगा 2 ई नॉट कॉस ऑफ 5/2। ठीक है, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड को। तो इंटेंसिटी क्या मिलेगा, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये लिख लो, ये 5th लिख लेना, ये 6th लिख लेना, ये 7th लिख लो, ये 8। 9th में क्या है, 9th में है इंटेंसिटी एट P प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस ऑफ 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए इसको स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? एंड विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी इज इक्वल टू ये 4 टाइम्स ऑफ आई नोट हो जाएगा जी, आई नोट कॉस स्क्वायर 5/2। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट, अगर दो इंटेंसिटी को साथ में ऐड करेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो लिखो एट सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंजेस क्या आएगा, एम्पलीट्यूड क्या आएगा उसका, ए इक्वल टू ई ऑफ 10 प्लस ई ऑफ 20। ठीक है, फिर का इंटेंसिटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। तो इसका मोड ले लो और स्क्वायर कर दो, मोड ऑफ ई नॉट 0 प्लस ई ऑफ 20 का स्क्वायर, ये हो गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, व्हाइल एट द सेंटर ऑफ डार्क। ठीक है, ये तुम्हारा ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हो गया। ठीक है ना, डार्क के लिए देखो नीचे लिख देता हूँ, एट सेंटर ऑफ डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इंटेंसिटी का I इक्वल टू मॉड ऑफ ई ऑफ 10 माइनस ई ऑफ 20 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। उसका कंडीशंस क्या है, अगर अच्छे तरीके से हम लोग को इंटेंसिटी ऑब्टेन करना है, पैटर्न फॉलो करना है उसका। तो नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आएगा जी, 2 सोर्स ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। तो अच्छे से पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए कोहेरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए या लाइट होना चाहिए। द 2 सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बताया था ना, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, सेम फेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन देखो, 2 सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, सिंगल वेवलेंथ का भी होना चाहिए। ये कंडीशन आएगा 12th बोर्ड में, मेरे में एग्जाम में आया था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो the two sources of light must be monochromatic। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, मोनोक्रोमेटिक मतलब समझाना, सिंगल वेवलेंथ को बोलते हैं, सिंगल वेवलेंथ, उसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। थर्ड क्या, 2 इंटरफेयरिंग वेव्स मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड का होना चाहिए जी। द 2 इंटरफेयरिंग
टू इंटरफेरिंग वेव must have same amplitude, उनका वैल्यू भी सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन क्या है? सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट मस्ट बी इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑब्टेनिंग द स्लिट एंड ऑब्जर्विंग अ स्क्रीन। ठीक है, ऑब्जर्विंग अ स्क्रीन और इसका बीच का डिस्टेंस लगभग स्लाइटली स्मॉल होना चाहिए। ज्यादा दूर रख देंगे तो पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, समझा ना? S1 और S2 सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट का डिस्टेंस कंपेरेबल होगा, मतलब स्मॉल होना चाहिए। तो ये भी लिख लो, ये डायरेक्ट याद ही कर लो, ये डायरेक्ट पूछता है। द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, स्लिट्स मतलब समझ में आया ना? S1 और S2 वाला। मस्ट बी स्मॉल इन comparison to distance between plane containing slits and observing screen। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है फिफ्थ वाला, टू स्लिट्स मस्ट बी नैरो। ठीक है ना, ब्रॉड नहीं होना चाहिए, नैरो गैप होना चाहिए उनके बीच में। The two slits should be narrow। सिक्स्थ क्या होता है? Two waves should be same state of polarization। The two waves should be same state of polarization। चलो यहां तक देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग जी, मेथड फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन कैसे करेंगे उसका मेथड पढ़ना है। मेथड फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर फर्स्ट मेथड देखोगे तो लेलॉर्ड्स मिरर है, लेलॉर्ड्स मिरर। ठीक है, तो इसका डायग्राम देख लो। ठीक है, यहाँ पे रियल सोर्स रखता हूँ, रियल सोर्स है आपका। ठीक है, तो यहाँ से एक रेज जाता है। ठीक है, एक रेज यहाँ जाता है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे वर्चुअल इमेज बनता है जी, डॉट वाला वर्चुअल सोर्स है। ये आपका रियल सोर्स था, ये वर्चुअल सोर्स। तो ये रिफ्लेक्ट होके ये वाला लाइन यहाँ पे आता है। ठीक है ना, मिरर है तो, और ये वाला यहाँ, तो उसका इमेज यहाँ पे बनता है। तो ये फर्स्ट हो गया आपका लेलॉर्ड्स मिरर। तो लेलॉर्ड्स मिरर में दो सोर्स यूज करते हैं, रियल सोर्स है, वर्चुअल सोर्स। बस इसको इतना ही लिखो। नेक्स्ट है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। इसमें क्या होता है, हम लोग बाइप्रिज्म यूज करते हैं। बाइप्रिज्म का डायग्राम देखो, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्लिट यूज करते हैं, S1 एंड S2। हो गया S1, ये हो गया S, ये S2। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है D। ठीक है, तो यहां से जो रेज पास होगा ये मेन सोर्स से,
है, तो ये क्या करेगा, रेज जो जा रहा है बाई प्रिज्म पे उसको पैरेलली पास करवाएगा, पैरेलली रिफ्रैक्ट करवाएगा, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ से रेज ऐसे जाएगा, फिर ये वाला थोड़ा सा ऐसे जाके डाइवर्ज होगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ऐसे आएगा, ठीक है, और ये वाला ऐसे जाके ये वाला ऐसे आएगा, बराबर है। अभी ये जो रेज है ये पास होके यहाँ पे आएगा, रिफ्रैक्ट होके, मतलब दूसरे मीडियम में से पास हो रहा है ना वो, तो ये वाला यहाँ ऑब्टेंड होगा और ये थर्ड वाला ऐसे जाएगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बन रहा होगा ये वाला, ठीक है, ये बाई प्रिज्म हो गया। ये सोर्स से स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी है, स्क्रीन, ठीक है, इसको बाई प्रिज्म बोलते हैं। ये सुपरपोजिशन रीजन हो गया, ये वाला डॉटेड जो है डार्क किया हो, सुपरपोजिशन रीजन, ठीक है। तो ये फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म का हो गया डायग्राम। ये लिख लो, फिर मैं ऑप्टिकल पाथ बताता हूँ। ऑप्टिकल पाथ, नेक्स्ट इज ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ देखो, तो x जो है डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, x इज इक्वल टू के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। k क्या होता है, ओमेगा बाई v होता है, 1/1 लिखते चलो, ठीक है। तो इसमें फेज एंगल जो होता है डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स, ठीक है। चौथा क्या आएगा, डेल्टा फाई इक्वल टू ओमेगा डेल्टा एक्स बाई वी। फिफ्थ में क्या है, k इक्वल टू ओमेगा बाई सी। सिक्स्थ में क्या है, डेल्टा फाई इक्वल टू ओमेगा डेल्टा एक्स बाई सी, ठीक है। तो चेंज इन फेज एंगल क्या देगा जी, चेंज इन फेज एंगल डेल्टा फाई डैश इज इक्वल टू के डैश डेल्टा एक्स। फिर क्या है, ओमेगा एन डेल्टा एक्स बाई सी, इसको डेल्टा फाई डैश बोलते हैं, ठीक है। फिर डेल्टा एक्स डैश क्या है, एन डेल्टा एक्स, ठीक है। फिर देखो 10th में डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुने टाइम होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस मीडियम डिवाइडेड बाय वैक्यूम मीडियम, ठीक है। ये मीडियम में हो गया, वैक्यूम में भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन वैक्यूम, वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन वैक्यूम, ठीक है ना। तो इसमें नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू डी वैक्यूम इज इक्वल टू डी वैक्यूम डिवाइडेड बाय डी मीडियम इंटू डी मीडियम, यहाँ पे वी मीडियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू एन इंटू डी मीडियम, इसको हम लोग ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज क्या आ जाएगा जी, म्यू जो हो जाएगा वो एन डी माइनस एन हो जाएगा, तो डी कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस 1 आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। चलो ये लिख लो, फिर इसके ऊपर एक 7.6 न्यूमेरिकल हम, ठीक है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसमें दो टाइप्स के डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स होता है।
तो अभी बताया था फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स बताता हूँ। तो फर्स्ट इज फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। If the distance between primary source of light and slit causing diffraction, the screen for viewing diffraction are very large, is called Fraunhofer diffraction। खाली इसका स्टेटमेंट लिखो, इतना ही काफी है अपने लिए, ठीक है। If distance between primary source of light and obstacle slit causing diffraction and a screen for viewing diffraction pattern is large, pattern are very large, is called Fraunhofer diffraction. The diffraction is called Fraunhofer diffraction. Is called Fraunhofer. Fraunhofer diffraction, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोग फ्रेंजियल डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, सेकंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, तो इन दिस केस डिस्टेंस आर मच स्मॉलर एंड इंसिडेंट वेव फ्रंट इज आइदर सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। इसमें सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल बनता है, इसमें फ्रेंजियल डिफ्रैक्शन में द डिस्टेंस between, ठीक है, distance are small directly, are much smaller and incident wave front is either cylindrical or spherical depending on the source, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का डायग्राम बना लो, ठीक है। इसका डायग्राम कैसा है फ्राउनहोफर का, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, एक और कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, आपका स्क्रीन यूज करते हैं, ये आपका मेन सोर्स होगा, यहाँ से रेज जाएगी ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से पैरेलल हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर एक रेज ऐसे जाएगी, तो यहाँ से पास होके ये स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है। और एक दूसरा पास जो लाइट ऐसे जाएगी ये यहाँ पे ऑब्टेन्ड होगा। तो दो पॉइंट्स मिलेगा P और P नोड, ठीक है। इतना काफी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेटअप किसका देखेंगे, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। इसका सेटअप का डायग्राम बना लो, ये आपका स्लिट हो जाएगा, ये आपका स्क्रीन हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है, ठीक है। ये तुम्हारा a/2 ये पूरा डिस्टेंस a है, ठीक है। ये लाइन यहाँ से ऐसे जाएगी स्ट्रेट। अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से दूसरा रेज लूँ, तो ये डाइवर्ज होके रिफ्रैक्ट होके इस ऑब्टेन मिलेगा इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट P है।
अगर इसी को पी नोट पे ऑब्टेन करना है तो ये आएगा पी नोट। ए जी ओ एच बी, ये a बाई 2 डिस्टेंस हो गया, ये a बाई 2 हो गया, ये का इसका एंगल थीटा है, ये k, ये आपका फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। ये भी फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन का ही डायग्राम है लेकिन सिंगल स्लिट का, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। ठीक है।